सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ। इस कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा जो था वो था मुल्क में महंगाई की रोकथाम कैसे की जा सकती है। महंगाई का ये मामला था, लेकिन यहाँ पर ज़ातियात पर हमले, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बातें, एक दूसरे की शख्सियत, उनकी सियासी तारीख पर बातें करने के अलावा क्या हुआ। लाखों रुपया एक एक मेंबर और करोड़ों रुपया इजलास पर खर्च होता है। ये किसका पैसा है? ये अवाम का पैसा है। इस अवाम के पैसे को किस तरह से अपनी ज़ाती बुग्ज़, अनाद, लड़ाई और झगड़े की सूरत में ज़ाया किया जा रहा था, ये कुछ ही देर पहले आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। क्या अपोजिशन, क्या हुकूमत, क्या बड़ी क्या छोटी, तमाम जमातें इस अमल के अंदर शरीक हमें नज़र आ रही थीं। इस कौम का पैसा, इस कौम ने जो लाखों वोट देकर इन लोगों को पार्लियामान में लाया गया, इसलिए कि उनके फैसले, उनकी तकदीर के फैसले, मुल्क की मईशत के फैसले वो आकर करें। और वो क्या कर रहे हैं वो पूरी कौम देख रही है। बाइस शर्म होता है कि वही अल्फाज दोहराए जाएं किसी भी तरह से इस टेलीविजन स्क्रीन पर कि जो मेंबर पार्लियामान कर रहे हैं और फिर पार्लियामान के मेंबर कहते हैं पार्लियामान सबसे मुकद्दस इदारा है। नो डाउट पाकिस्तान में सबसे मुकद्दस इदारा पार्लियामान है, लेकिन इस मुकद्दस इदारे के तकद्दुस को पायमाल करते हुए खुद पार्लियामेंटेरियन हमें नजर आ रहे होते हैं, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो। अवाम कहां गई? अवाम जिसके ने वोट दिया, चाहे अपोजिशन को चाहे हुकूमत को, उसके फैसले करने वाले क्या करते हैं? अवाम तो ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन नया टैक्स, नई महंगाई, नया बोझ, नई मुसीबत वो अवाम के लिए इस वक्त राह तक रही है। हम आज बात करेंगे कि इस वक्त IMF नए कर्जों की सूरत में, नए सैंक्शंस की सूरत में, नए मामलात की सूरत में इस वक्त मुश्किलात पैदा कर रही है या फिर आसानी हो रही है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर सूबाई असम्बली। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। कुरैशी साहब, सबसे पहले तो आपसे कि सर ये क्या है? कल की तकरीरें हैं, आज की तकरीरें हैं, एजेंडा कुछ और है, चल कुछ और रहा है। ये वो वोट हैं, ये वो पार्लियामान का तकद्दुस है जो खुद पार्लियामेंटेरियन पामाल कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुदस्सिर, आपने इंट्रो में जैसे कहा कि कौमी सरमाए का कसीर इस्तेमाल होकर पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के इजलास में जाते हैं, पार्लियामेंट का इजलास चलता है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूं, आप ज़रा रवैया देखें हमारे उन दोस्तों का जिनको इस बात का बड़ा दावा है कि वो एक तो जमहूरियत के बड़े चैम्पियन हैं, दूसरा वो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। मैं बिलखुसूस आज बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर पर बड़ा हैरान हूँ, उनकी गुफ्तगू पर जो अभी मीडिया पर चल रही है कि मतलब बिलो दी बेल्ट जाकर जब वो गुफ्तगू करते हैं तो वो कैसे तवक्को रखते हैं कि हम उनको ये इजाज़त देंगे कि वो हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ ये ताली दोनों हाथों से बचती है। हुकूमत ने अब पिछले 4-5 माह में आप देखें, हमने बड़ी कोशिश की है कि चीज़ें इन ऑर्डर रहें, हाउस इन ऑर्डर रहे, लोगों को, पूरी कौम एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्ट हूँ। मैं कतन आपसे ये नहीं कहूँगा कि जी हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इंटरनेशनली पाकिस्तान ने बड़ा कुछ गेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान एक दुरुस्त सिमत में जा रहा है। पाकिस्तान के मुआशी इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं इंशाल्लाह कि हम सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं, मंजिल पर पहुँच जाएंगे। लेकिन मुल्की सतह पर आम आदमी के लिए मुश्किलात मौजूद हैं, बड़ी हैं मुश्किलात। और प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब अहले इक़्तिदार उन मुश्किलात से आगाह ना हो। इमरान खान साहब को देख लेंगे, पिछले 3 से 4 रोज़ में उनका फोकस इसी बात पर रहा, कैबिनेट का इजलास भी और तमाम जो पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं वहाँ, कि हमने किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करना है, किस तरह से हमने आम आदमी की इस मौजूदा कैफियत में बेहतरी लेकर आनी है, उसको इस मुश्किल वक्त से निकालना है। होना तो ये चाहिए कि अपोजिशन के वो दोस्त जिनको ये एक्सपीरियंस है और वो इस पर बड़ा मान करते हैं कि उन्होंने आलमोस्ट 3 से 4 दहाइयाँ इस मुल्क में इक़्तिदार में वो रहे, उनको बड़ा तजर्बा है, वो मईशत के बड़े चैम्पियन हैं। वो हमें अब होना ये चाहिए था कि वो ऑल्टरनेट प्रोग्राम देते गवर्नमेंट को,
वो बताते कि जी हमारे पास ये तजावीज़ है, ऐसे होना चाहिए, गवर्नमेंट इस पर अमल नहीं कर रही। ये ज़ातियात से शुरू होते हैं, इनके पास 4, 5, 6 फिल्में हैं, 4, 5 वो टेप्स हैं। ये वही कोई आप बात करें, ये तरीन साहब की बात कर देंगे, ये कोई बात करें, ये बनी गाला के घर की बात कर देंगे। इनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो एक संजीदा मिजाज अपोजिशन को करना चाहिए। अगर ये तो सर ये जो रविश शुरू हुए, इब्तदा हुए, ये कौमी असम्बली के इजलास के अंदर कुरैशी साहब, मुराद सईद साहब खड़े हों या कुछ और वज़रा खड़े हों, वो भी तो तनकीद से शुरू कर रहे होते हैं। हुकूमत का काम तो अपना एजेंडा पेश करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने कल तकरीबन कुछ 46 मिनट की तकरीर मुराद सईद साहब की सुनी, जिसमें 46 मिनट में 40 मिनट उन्होंने सिर्फ साबिका हुकूमतों के और नाम ले लेकर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बयान की। फिर उनके जवाब में जब तकरीर होनी शुरू हुई पटेल साहब की, तो वो भी वैसी थी कि शायद वो तकरीरें सुनने के काबिल नहीं थी किसी नेशनल चैनल पर। तो यह रवैया शुरू होता है, रवैये का जवाब आता है। जो आप कह रहे हैं कि आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि आगे से जवाब हो तो आप ये करें, यही बात वो कर रहे होते हैं। तो सर ये तो कोई हल नहीं है ना कि जब वो कुछ बोलें फिर आप बोलें, फिर आप बोलें वो बोलें, ये तो कोई हल नहीं है। देखें, आप इस मामले में इंसाफ करें। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी अवाम ज़रूर वॉच करे, और वॉच कर रही है। अगर हमारे ये दोस्त देखिए, अपोजिशन में बात करना बड़ा आसान होता है, तनकीद करना बड़ा आसान होता है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सिद्ध करते हैं, पर्सनल करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये यकीनन जब मुराद सईद साहब गुफ्तगू करेंगे या कोई हुकूमती मिनिस्टर गुफ्तगू करेगा और वो मौजूदा मसाइल को कैसे माजी के साथ लिंक नहीं करेगा, ये तमाम मसाइल क्या ये इस 1-1.5 साल के पैदा कर दें? अगर मुल्क की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं थी तो क्या वो इमरान खान साहब ने इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब की थी? क्या पीपल्स पार्टी और PMLN जहां $50 बिलियन का ज़र मुबादला छोड़कर गए थे, क्या PMLN और पीपल्स पार्टी ने इंटरनेशनल इन्वेस्टर को मोटिवेट किया था कि वो पाकिस्तान में आकर अपने बिजनेसेस करे? ये तो करते रहे, और हमें ये बताना पड़ेगा। ये हम नहीं बताएंगे, मुदस्सर साहब आने वाला मौरख लिखेगा। ये हिस्ट्री लिखी जा रही है कि ये दुनिया का वो बदनसीब मुल्क है, अल्लाह ताला ने इसको हर नेमत से नवाजा। चलें, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, मईशत के हवाले से वो बात करते हैं, माहिरीन से ये बात कर लेते हैं कुरैशी साहब कि क्या इस वक्त सूरत हाल है और क्या अगले आने वाले वक्त में होगी। कुरैशी साहब हमारे साथ रहेंगे, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, मुशीर खजाना कहते हैं कि ये कोई नई बात तो है नहीं, माजी की हुकूमतें भी IMF के पास गई, मौजूदा हुकूमत को भी IMF के पास जाना है, और ये उसके बगैर मुल्क चल भी नहीं सकता है। तो क्या डायरेक्शन ठीक है इस वक्त मईशत की कि इस IMF के कर्ज के बाद हालत जो है मईशत की वो बेहतर हो जाए? पहली बात तो मैं उसका जवाब आपको दे दूं कि IMF से कर्ज लेना हमारी मजबूरी है, यकीनन, इसलिए कि हम इस्लाहात करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि 1993 से अब तक हम 6ठी मरतबा IMF के पास गए, तो दुनिया के दूसरे मुल्क क्यों नहीं जा रहे? तो पहले ही हम तस्लीम कर लें कि ताकतवर तबकों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चूँकि हुकूमतें और मौजूदा हुकूमत उनका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करती, इसलिए IMF के पास जाना मजबूरी है। और ये तवक्को करना कि IMF के पैकेज से बहरान टलता है, मईशत बेहतर नहीं होती, और फिर हम 7वीं मरतबा भी IMF के पास जाएंगे, इसमें किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। अब डायरेक्शन की जो बात है, तो मैं 2 आपको फिगर्स देना चाहता हूँ। पहली बात कि इस हुकूमत को विरसे में जो मिला था अफरात ज़र, वो था 3.9%, बल्कि मैं कहूँगा 3 साल का औसत जो था 2016, 2017 और 18, इसका अफरात ज़र का था औसतन 3.9%। अब ये हुकूमत जो कामयाबियों के दावे कर रही है, तो मैं एक प्रोजेक्शन दे रहा हूँ कि इस हुकूमत के 5 साल दौर में अफरात ज़र जो है वो 7.5% से ज़्यादा होगा। बिल्कुल रिकॉर्ड पर मैं कह रहा हूँ। सही। दूसरा ये था कि इनको जो मईशत की शरह नमू विरसे में मिली थी, फाइनेंशियल ईयर 2018, इसमें हमारा मईशत की शरह नमू थी 5.5%। अब मैं ये प्रोजेक्शन आपको दे रहा हूँ, ये जो पॉलिसियाँ इन्होंने अपनाई हैं, उसके नतीजे में 5 बरसों की औसत शरह नमू उससे कम रहेगी 5.5% से। चुनांचे गुर्बत, बेरोज़गारी। लेकिन शायद साहब, लेकिन हुकूमत ये भी कह रही है ना कि करंट अकाउंट खसारा उन्होंने कम किया है, $20 अरब से कम होकर $13 अरब पर आ गया है, तो ये भी तो हुकूमत की कामयाबी है ना कि हमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा था। ये बात सही नहीं है,
स्टेट बैंक की रिपोर्टें निकालने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। पीपल्स पार्टी को 2008 में जो मुशर्रफ हुकूमत ने दिया था वो रिकॉर्ड पर है कि 8.2%, 8.2%, लेकिन उन्होंने ये नारे नहीं लगाए थे कि दिवालिया दिवालिया दिवालिया। इनको जो मिला है वो 6.2%। तो पहली बात यह कि हमारा असल ख़तरा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, हमारा असल ख़तरा है ट्रेड डेफिसिट। उसकी बात करें तो दोनों कम हुए हैं, लेकिन उसकी जो कॉस्ट पे की है वो बहुत ज़्यादा है। यानी हमने इंपोर्ट्स को कम किया, गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स को भी कम किया, ज़रूरी इंपोर्ट्स को भी कम किया, लेकिन हमारी बरामदात नहीं बढ़ी। अगर बरामदात बढ़ने के बाद ये कमी होती तो ये बड़ी कामयाबी होती, लेकिन आपने मईशत को चोक कर दिया, इंपोर्ट्स को कम कर दिया, जिसकी वजह से ये मईशत की शरह-ए-नमू इस साल सारी दुनिया जो कह रही है वो ये कह रही है कि 2.4% पाकिस्तान में रहेगी। और आलमी बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के उस IMF और मूडीज़ ये पाकिस्तान की मईशत के जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं वो कोई अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने जो ये कहा है कि वो हमारी पॉलिसी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पूरी रिपोर्टें पढ़ी हैं, उन्होंने बहुत मनफी रिपोर्टें की हैं पाकिस्तान के मुतालिक। और एक और बात कर दूं, उन्होंने कहा कि जी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए दुनिया हंसेगी, आप सुबह शाम बता रहे हैं जब ये आए थे तो 42,000 पॉइंट्स पे था, आज 40,000 के करीब है। तो 2,000 पॉइंट्स का मतलब ये है कि कई 100 अरब रुपया स्टॉक एक्सचेंज में लोगों के डूबे हैं। तो जब ऐसी बात आप करेंगे स्टॉक एक्सचेंज तो हर पाकिस्तानी को पता है। इसी तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारा नेगेटिव जा रहा है 6%। तो वो बातें मैं चाहता ये हूँ कि जो हकाइक हैं उसको तस्लीम करें, नाकामयाबी को भी तस्लीम करें। ये स्टॉक एक्सचेंज की सिचुएशन है वो तो हमने देखी कि पहले जिस तरह से गिरावट थी फिर उसके बाद बेहतरी भी, अब मजीद बेहतर है। आज भी पॉइंट्स जो है वो इजाफा 800 पॉइंट्स के करीब जो है आज भी इजाफा हुआ है। लेकिन नदीम कुरैशी साहब मसला ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के मामलात हों या बाकी मुआशी आउटलुक के बेहतर होने की बात मोडीज़ करें या बाकी इदारे करें, एक आम आदमी है जो मुल्तान में रहने वाला आपके हल्के के है या कराची में रहने वाला आदमी है, लाहौर में रहने वाला आदमी है, उसको तो जब आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली, गैस के बिल की सूरत में महंगा मिल रहा है और उसकी आमदन वही है, आमदन नहीं बढ़ रही है, अखराजात बढ़ रहे हैं, तो वो तो फिर तब्दीली को कोसेगा, तब्दीली का इंतजार तो नहीं करेगा। पाकिस्तान में जिस भी हुकूमत ने गैर मकबूल फैसले करने थे उसको ये चीज़ें सारी फेस करनी पड़नी थी। मुझे आप बताएं, माजी में पाकिस्तान को क्या एग्रो बेस्ड इकॉनमी बनाने के लिए कुछ किया गया? क्या पाकिस्तान में उस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कोई रोल प्ले किया गवर्नमेंट ने जो लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करे? मैं समझता हूँ अगर आम आदमी के मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं, वो महंगाई पे पिसा हुआ है, तो आप इस बात पर यकीन करें कि हुकूमत 100% इस बात पर हुकूमत का कंसर्न है। और हुकूमत के कुरैशी साहब आप बात कर रहे हैं कि ऐसा किया गया आपके दौरे हुकूमत में तो आके 22,000 लोग बेरोजगार हुए। ये तो रिपोर्ट्स अब आपके अपने इदारे भी दे रहे हैं कि ये फिर कैसी आपने डेवलपमेंट की कि उसके अंदर आते ही जो लोग रोजगार पे थे उनका भी रोजगार बंद हो गया। देखिए मैं तो आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा। मेरे पास इस तरह की कोई फिगर नहीं है कि जी 22,000 लोग बेरोजगार हो गए। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई की शरह बढ़ी, महंगाई ने आम आदमी को बड़ा परेशान किया हुआ है। लेकिन मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि तकलीफ उस वक्त होती है जब अहले इक़्तिदार हुकूमत में रहने वाले लोग इसे बेखबर हों। इमरान खान साहब का 100% इस पर एक्शन है। आप देखेंगे अभी बिलियंस के पैकेजेस दिए जा रहे हैं। मैं अमूमन सोचता हूँ बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक आम शहरी के, कि क्या हमने सारी ज़िंदगी इस कौम को सूद और कर्ज के शिकंजे में रखने की प्लानिंग करनी है या हमने कोशिश करनी है? देखें, जब भी हम बैठ कर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल नहीं है, सर कैसे स्टेबल होगी पाकिस्तान की इकॉनमी? पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के हवाले से कोई प्लानिंग मुझे बता दें आप हुई हो? पाकिस्तान में कोई ऐसी इंडस्ट्री लगी हो कि जिसने पाकिस्तान की प्रोडक्शन को बैरून मुल्क भेजा हो? यहाँ तो बदनसीबी रही। और मुझे तो मैं इस बात सर एग्रीकल्चर की आप बात करते हैं, एग्रीकल्चर में तो बड़े बड़े लोगों का बड़ा फायदा हुआ है। चीनी के जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से आटे का हुआ है, वो तो लोगों का
वो चंद लोग हैं पाकिस्तान में हर हुकूमतों का हिस्सा रहते हैं, उनका तो बड़ा फ़ायदा हुआ है, आम किसान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, आप बात कर रहे हैं पैकेजेस के हवाले से, बिलियंस के, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से पैकेजेस पे दिए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर की क्या सूरत हाल, हम ये कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। दो बड़े शहर कराची में कफील अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कफील, यूटिलिटी स्टोर्स पर अब पैकेजेस के जरिए सस्ती अशिया फराहम की जा रही, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? देखिए, मैं इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा कल भी अनाउंस किया गया कि जो पैकेज दिया जाएगा ताकि महंगाई जो इस वक्त है जो आसमान से बातें कर रही है और हर चीज़ की अशिया खुर्दनोश है, उसकी कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस वक्त एक जो है वो खातून मेरे साथ मौजूद है। आंटी, ये बताइएगा कि इस वक्त आपको प्राइस कितना कम मिला है आम मार्केट से और कितनी आसानी है स्टोर के अंदर? नहीं, कमी है, ये तो हर स्टोर से कमी है, ये कमी लग रही है, ये अभी तो बहुत सस्ता है। चीनी क्या हिसाब लिया आपने चीनी? हम तो चीनी लेते हैं वहाँ 80 रुपये। अच्छा, और यहाँ कितना मिला आपको? यहाँ 78, 2 कम 70, 2 कम 70 है यहाँ। 2 कम 70 यानी 68 रुपए की चीनी मिली है। 12 रुपये का कमी है, 12 रुपये की कमी है। सर, ये बताइएगा कि ये जो स्टोर्स हैं कितना इफेक्टिव हैं, लोगों के लिए काम आते हैं, ये अशिया मिल जाती हैं और कम रेट पर मिल जाती हैं? जी सर, सब कुछ सही है, अच्छा मिलता है, अच्छी मतलब कीमत में अच्छा मिलता है ये। जी हाँ, जी कम मिलता है। अच्छा, मैं अगर आपको अब ये मेरे कैमरामैन अगर लिस्ट दिखाना चाहें, इस वक्त जो है आटा बहरहाल बड़ा अच्छा, लोगों को यहाँ पर चीनी जैसी चीज़ ही जो है वो 12 रुपए सस्ती मिल रही है आम मार्केट में। सारिफ ये बात कर रहे हैं। फैसलाबाद की भी सूरत हाल जान लेते हैं। वैसे तार, फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए अवाम को 10 अरब रुपए का जो रिलीफ पैकेज है ये दिया गया। लेकिन मसला ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो चीज़ें हैं, जो बुनियादी अशिया ज़रूरी हैं, वो दस्तयाब नहीं हैं। इस वक्त फैसलाबाद के गुलिस्तान कॉलोनी वाले यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर चीनी भी गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से नहीं मिल रही। इसके बाद जो घी है, जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, वो भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। जो दालें हैं, उसमें कई तरह के दालें यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स को पास जो नया रेट्स हैं, अभी तक वो रेट्स भी नहीं मिले। पुराने रेट के ऊपर चीनी दस्तयाब होती थी 68 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, लेकिन मसला है कि चीनी मिल नहीं रही। इसी हवाले से कुछ यहाँ पर कस्टमर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात कर दें। अच्छा, ये बताइए कि आप आज यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ यहाँ पर दस्तयाब नहीं है? चीनी भी नहीं है, मतलब ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਬਾਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਧਰ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤੀ ਹੈ ਆ, ਚੀਨੀ नहीं है, कहते 4-5 दिन चीनी नहीं मिलनी। अच्छा, घी ऑयल, कोई जो चीज़ें हैं वो नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, लोग मुतमईन भी हैं इस अमल से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें मुहैया किया जाना वो सबसे अहम बात है। नईम कुरैशी साहब, ब्रेक से पहले मैं क्विकली, एक तो अच्छी बात है कि यहाँ पर कराची में लोगों के लिए रेट्स का काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि ये इसकी कॉन्टीन्यूटी, और जो पहले ही इदारा 18 अरब रुपए के खसारे में है, उसमें 15 अरब रुपए मजीद डाल के ये कब तक इस तरह से इन हाथियों को पालेंगे आप? मुकम्मल तौर पर आप नहीं समझते कि मुल्तान की किसी भी दुकान से, कराची की किसी भी दुकान से जाकर आप रेट लें, उसी रेट पे ये चीज़ मिले? ये ज़्यादा एक बड़ी कामयाबी होगी अगर आप ऐसा कर गए। देखिए मुदस्सिर, मैं आपको फिर कर्ज करूँ, हुकूमत अब 2 तरह से आगे बढ़ रही है। एक है शॉर्ट टर्म पॉलिसी। सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि हम फौरी तौर पर चीज़ों को कंट्रोल करें। उसके बाद है लॉन्ग टर्म पॉलिसी। हम बुनियादी तौर पर उस मुआशरे में तब्दील हो गए हैं जहां लोग समझते हैं कि सिर्फ तनकीद कर कर उनका मसला हल हो गया। आज अगर पाकिस्तान में स्टॉकिस्ट अजनास को स्टोर करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं समझता हूं वो इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ चल रहा है, वो गैर शरई काम है। मतलब स्टॉक्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना भी एक गुनाह के ज़िम्मे में आता है। हुकूमत इस पर भी एक्शन ले रही है। आप देखें, अभी पंजाब में जब आटे के हवाले से कोशिश की गई एक बहरान क्रिएट किया जाए, तो करोड़ों रुपया जुर्माना किया गया उन फ्लोर मिलों को जो सब्सिडाइज रेट पर गंदम परचेज कर रही थी गवर्नमेंट से, बट उसको महंगे दामों बेचने की कोशिश कर रही थी। चले, इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो अपना रहे हैं उसके असरात जो है वो कब तक और कैसे सामने आएंगे, इस पर हम बात करते हैं। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे बात, तो फिर हम बात करेंगे कि मुशीर खजाना कह रहे हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू बड़ा उन्होंने इकट्ठा किया है। शायद हसन सिद्दीकी साहब से इस पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करें पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमारे साथ है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, हम ये देख रहे हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें तो बहरहाल इजाफा हुआ है और उसके बताया भी गया कि रवां साल नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 1500 अरब हासिल करेंगे। तो ये भी तो हकीकत में एक बेहतरी है हुकूमत की कि रेवेन्यू उनका बढ़ रहा है। देखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वन टाइम होते हैं वन टाइम होते हैं, ये पायदार नहीं हुआ करते। ये तो आपने ज़बरदस्ती खींचतान के कुछ स्टेट बैंक का प्रॉफिट कुछ इधर उधर। बुनियादी सवाल ये है जो इमरान खान साहब ने कहा भी था कि मैं 100 रोज़ के अंदर अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी लाऊंगा। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाती, इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी जो उन्होंने कमिटमेंट किया था। अब हुआ ये था कि 2019 में जो पहला साल था, टैक्सों की वसूली अमलन गिर गई 18 के मुकाबले में, और इस साल मेरी प्रोजेक्शंस ये हैं कि 700 से 800 अरब रुपया हदफ से कम रहेगा। तो ये कुछ हद तक जो आप टैक्स रेवेन्यू से पूरा कर रहे हैं, नंबर एक ये पायदार नहीं है। नंबर दो, हमारा बजट खसारा इनको विरसे में मिला था 6.6। इतने टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे कि बजट खसारे को बढ़ने से रोक सकें। ये तकरीबन जाएगा इस साल 9%। तो मेरा कहना यह था कि असल चीज़ है टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाना। वो ये बढ़ा इसलिए नहीं पा रहे कि आपको पता है कि जब टैक्स एमनेस्टी लाए थे तो उन्होंने प्रॉपर्टी माफिया को खुश करने के लिए ये कहा कि 1.5% पर अगर आप टैक्स दे दें तो जो आपके अरबों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं लूटी हुई दौलत से बनाई हुई वो माफ़ हो गई। तो 1.5% पर तो नहीं एमनेस्टी दी जाती। दूसरा ये था कि FBI के साथ जो मसला पैदा हुआ, FBI ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कि जो लोग इस टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनको 7 साल कैद होगी और उनके असासे जब्त हो जाएंगे। मैंने जो रिसर्च की है, अगर आप असासे जब्त न करें ना जेल भेजें, आप उस पर टैक्स ले लें तो 900 अरब रुपया मिल सकता था इनको 1 साल में। वो नहीं किया ताकतवर तबकों के दबाव से, तो उसकी वजह से असल नाकामी है। जब तक असल में इस्लाहात टैक्स किए हैं जो शायद बेहतरी होगी। मुश्किल फैसलों की आप बात करते हैं नदीम कुरैशी साहब, लेकिन इन मुश्किल फैसलों में हमने 1.5 साल में देखा जो टैक्स इस्लाहात हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाई हैं। जो ताकतवर है उससे तो टैक्स नहीं है। देखिए मुदस्सिर, मैं को मईशत का माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात का मुझे यकीन है कि यहाँ वो माइंडसेट ही नहीं बनाया गया कि लोग स्टेट को टैक्स पे करने की तरफ रुझान करें। यहाँ टैक्स चोरी एक आर्ट समझा जाता रहा है। यहाँ वो तरगीबात दी जाती रही हैं माजी में भी, और शायद अभी भी सूरत हाल उतनी बेहतर ना हो, लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ जब तक पाकिस्तानी मईशत को हम उस वक्त तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं कर सकते जब तक हम खुद लोग टैक्स नहीं देंगे। अभी गवर्नमेंट ने जो तरगीबात दी है, आप देखें टैक्स पेयर की तादाद कितनी बड़ी है, लोगों का अवेयरनेस हुई है, लोगों को शऊर दिया जा रहा है, लोगों को इस बात पर कायल किया जा रहा है। अभी नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से बहुत सारे जो इशूज़ थे, तो वहाँ हमारी कोशिश यही थी कि यहाँ हम ताजिर को ट्रेड फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ताकि उसके खदशात ख़त्म हो। और मैं पुरुमीद हूँ, मैं समझता हूँ मेरी बात दरमियान में मुकम्मल नहीं हो सकी थी। हमने हमेशा शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ पर काम किया। अगर हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर काम करने के लिए तैयार हो ही गए हैं तो मैं समझता हूँ आपका मीडिया का बड़ा रोल बनता है कि आप ये ज़हन साजी में भी कौम की मदद करें कि लोग इस बात पर तैयार हो जाएं कि अगर हम इस मुश्किल वक्त में, ये मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म नहीं है मुश्किल वक्त। चलें, ये आप जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर जा रहे हैं, तो उस पर भी अब हुकूमत के अवाम साथ हो। मीडिया तो पहले भी बहुत ज़्यादा आपके साथ रहा है, अब देख रहे हैं कि आप आवाम के साथ कितना साथ देते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा अहम मामला है कराची में, कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी हैं, रिमार्क्स दिए हैं, और उसके बाद सिंध हुकूमत हो, शहरी हुकूमत हो या महकमा रेलवे, वो इस वक्त इस काम में लगा हुआ है। कितनी कामयाबी और कितना मुमकिन हो रहा है, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद जतोई साहब, ब्यूरो चीफ हैं कराची से। बहुत शुक्रिया शाहिद जतोई साहब आपके वक्त का। और मुसलसल हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि क्या काम हो रहा है इस वक्त, क्या मामला अपनाए जा रहे हैं। शायद साहब पहले से आपसे बात हो जाए, ये बड़ी तवक्को भी की जा रही है कि ये इसको शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो फिर कभी नहीं वाला मामला होगा कि कराची सर्कुलर रेलवे एक इंटरनेशनल सिटी है और इसको इंटरनेशनल सिटी की शक्ल देना बहरहाल ज़रूरी है। लेकिन आपको लग रहा है सिंध हुकूमत, महकमा रेलवे, शहरी हुकूमत मिलकर कर पाएंगे, या फिर 4 दिन की फिर मश्क है फिर ब्रेक लग जाएगी? मुदस्सिर,
सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कर रही है, मुझे लगता है कि कराची सर्कुलर रेलवे बहाल हो जाएगा और कराची के लोगों का ये जो देरीना ख्वाब है ये पूरा हो जाएगा। और अब तक की जो सूरत हाल है मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रैक है कराची सर्कुलर रेलवे का, ये है 43 किलोमीटर और इसमें से 35 किलोमीटर जो है वो क्लियर कर दिया गया है तजावुज़ात से। ये 2018 में ऑपरेशन शुरू हुआ था, मरहलावार ये ऑपरेशन होता रहा, बीच में रुक जाता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत जारी की, फिर शुरू हुआ, फिर रुक गया। अब जो सूरत हाल है 35 किलोमीटर क्लियर हो चुका है, 8 किलोमीटर है वो सिटी स्टेशन से ड्रग रोड और गरीब आबाद एक इलाका है कराची का लियाकताबाद के करीब 13D गुलशन इकबाल से ड्रग रोड तक। ये जो इलाका है यहाँ बीच में कुछ तजावुज़ात हैं जो इन्होंने हटानी है। 13 किलोमीटर का ये इलाका नहीं, 8 किलोमीटर का इलाका है जिसमें तजावुज़ात हटानी हैं। 35 किलोमीटर के इलाके से तजावुज़ात हटाई जा चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है, जो ऑर्डर किया है, उसमें बड़ी कामयाबी हो चुकी है। शायद साहब ये 8 किलोमीटर, ये को 8 मीटर नहीं, 8 किलोमीटर में तो बहुत सी बिल्डिंग्स, घर, मार्केट्स। जी मैं आपको बताऊं जब ये तजावुज़ात का सर्वे किया गया था तो यहाँ 4,500 मकानात थे और 2,900 दीगर स्ट्रक्चर्स थे, उसमें से 80% को हटा दिया गया है। ये और बात है कि मुतासरीन को अभी तक बहाल नहीं किया गया है। ये भी एक इंसानी अलमिया है, ये भी एक इंसानी मसला है, इस पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन ट्रैक जो है वो बहुत हद तक साफ़ हो गया है। लेकिन जो एक बड़ा मसला जो सर्कुलर रेलवे की बहाली में जो बड़ा मसला आ सकता है वो तजावुज़ात से बढ़कर है, वो ये है कि ट्रैक ही गैब है कि बाज़ जगहों पर ग्रीन लाइन जो मेट्रो सर्विस का एक हमने नया रोड बनाया है, एक नया ट्रैक बनाया है बोर्ड ऑफिस पे, वहाँ जो है तकरीबन कोई 1.25 किलोमीटर तक, आधे से 1.25 किलोमीटर तक वो जो ग्रीन लाइन का ट्रैक है वो कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक पर है, वो ट्रैक ही गैब है। विफाक का एक मंसूबा विफाक के दूसरे मंसूबे के ऊपर आ गया है और अब उसको कैसे बनाएंगे, ये बड़ा एक अहम सवाल है। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात करते हैं। जी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची सर्कुलर रेलवे कराची के लोगों का दरीना मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो गए हैं और ये CPAC का एक बुनियादी तौर पर यह मंसूबा है और इस मंसूबे को मुकम्मल होना है, 3 माह का वक्त है। शायद साहब ये एक चीज़ यहाँ पर है कि आप बता रहे हैं कि इतना स्ट्रक्चर है, इतना क्लियर हो गया, इतना ये तमाम तर अमल है, लेकिन जो बहाली का आप कह रहे हैं कि लोगों को बहाल नहीं किया गया, इस बारे में तो बाकायदा तौर पर अहकामात थे कि इन लोगों को बहाल किया जाए, इन लोगों को मुतबादिल जगह फराम की जाए, तो वो जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर किसकी है? महकमा रेलवे की है, सिंध हुकूमत की है, किसकी है? जी देखिए, ये जो पहले ये मनसूबा बना था इसमें 3 फरीक थे, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और सिटी गवर्नमेंट कराची की। लेकिन बाद में ये पूरा मंसूबा चला गया था, उसको जायका को, जापान के एक इदारे को चला गया था, जो वो फाइनेंस कर रहा था, उसने ये सारा सर्वे भी उसी ने कराया था, जायका ने, कि कितना स्ट्रक्चर्स हैं, कितने घर हैं, इनकी बहाली पे कितना अखराजात आएंगे, ये पूरा सर्वे उनका था, फिजिबिलिटी उनकी थी। फिर ये काम रह गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स पे लोगों को हटाया गया है, लेकिन इस वक्त तक फ़ंड्स नहीं हैं बहाली के और ना ही बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद हुआ है। चीन जो है वो फ़ंड्स उसने दे दिए हैं और सेंट्रल वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी में ये मंसूबा मंजूर हो चुका है और किसी वक्त जब ये क्लियर हो जाएगा, चीन को ये ट्रैक दे दिया जाएगा, तो ये उस मंसूबे का हिस्सा है कि मुतासरीन की बहाली की जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए चाइनीज़ जो हैं, वो इन्वेस्टर जो हैं, वो पूरे इस मंसूबे की वो करेंगे। लेकिन मंसूबे को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज भी तीनों फरीक मौजूद हैं, पाकिस्तान रेलवे, सिंध हुकूमत और सिटी गवर्नमेंट। सही। और इस वक्त जो तजावुज़ात हटा रही हैं वो 2 एजेंसीज़ हैं, सिंध हुकूमत थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स, और पाकिस्तान रेलवे भी सिंध हुकूमत की मदद लेती है
और ये जो सिटी स्टेशन से काला पुल तक का ट्रैक है, यहाँ तजावुज़ात को हटाना बहुत मुश्किल है। यहाँ जो है लोगों ने बहुत सारा स्टे भी लिया हुआ है और कुछ अराजी जो है पाकिस्तान रेलवे ने किराए पे दी हुई थी। आज भी हमने खबर एक चलाई थी कि ये काला पुल के करीब एक पार्किंग एरिया है, एक हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया हुआ है उन्होंने, वो ये इस तरह के मसले हैं। ठीक है, अच्छा हमारे साथ इस वक्त ज़ीशान अहमद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ज़ीशान, आप कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त जो ट्रैक को बहाल करने के, खाली कराने के और तजावुज़ात को हटाने का काम है, कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्म के बाद आज इंसदाद तजावुज़ात का महकमा दूसरे रोज़ भी एक्शन में हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान रेलवे की ज़ेर मिल्कियत जगह बताई जा रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर रेलवे की लैंड है ये। हम अगर बहरहाल इस मकान के ऊपर कार्रवाई जो है वो गुज़िश्ता रोज़ शुरू की गई थी, पार्शली इसको मुनज़्ज़म किया गया था और आज भारी मशीनरी के ज़रिए मुकम्मल तौर पर इस मकान को जो है गिराया जा रहा है। इस मकान के बारे में बताया गया है कि तकरीबन 8-10 महीने पहले इसकी तामीर जो है वो यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा गुलिस्तान जौहर का इलाका हो या फिर गुलशन इकबाल का इलाका हो, ऐसी बिल्डिंग्स की हमें यहाँ पर इसी अतराफ में भरमार दिखाई देती है, मगर अभी तक बहरहाल इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो रेलवे हुकाम की तरफ से नोटिस जारी किया गया है वो जारी किया गया है सिटी स्टेशन, ड्रिग रोड और काला पुल के अतराफ के मकीनों को कि वो अपनी बस्तियों को खाली करें जहाँ तक रेलवे की लैंड है, वरना उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा। वहाँ पर मार्किंग भी की गई है। इसके अलावा दीगर जगह हैं उनको भी मार्क किया जा रहा है। जो महकमे हैं उनसे कहा जा रहा है कि कनेक्शन जो हैं बिजली के हों या गैस के हों वो हटाए जाएँ वहाँ पर, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक किया जा सके। यहाँ पर मेरे साथ जहांगीर आवान साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मुतासरा घर हैं, उनके क्लाइंट हैं, इनके क्लाइंट हैं वो। अब इनसे थोड़ा जान लेते हैं हम कि अदालती पोजीशन इस वक्त है क्या। सर, अदालत की पोजीशन इस वक्त क्या है? हुक्मनामे पर अमल तो हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको ये क्लियर करूं, अदालत की पोजीशन अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हुई है। अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑर्डर अभी जारी ही नहीं हुआ है। तो ये रेलवे हुकाम का आप जो जिक्र कर रहे थे, ये किस तरह किसकी जगह क्यों तोड़ सकते हैं, मेरा मीडिया से सवाल है कि इनसे जहाँ भी आपको इस तरह की इसके अलावा कहीं इतला मिले, आप उनसे ज़रूर लेटर तलब कीजिएगा कि आप किस हैसियत से तोड़ें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं आपको क्लियर करा दूँ, अभी तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ। मेरे पास एक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का लेटर है, ये 2018 का ट्रिपल बेंच का ऑर्डर है जो कि डीसी साहब ने फिर आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराची कमिश्नर को कराई है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री बिल्डिंग में कराई है और डायरेक्टर लैंड रेलवे को कराई है कि ये वो जगह इंक्रोच की जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास आया है जो लैंड के ऊपर हो, लैंड की प्रोडक्शन का तयन किया गया है। 50 ज़ीशान अहमद इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन जो मकीन है उनके वकला कह रहे हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ और बार बार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तंबीह भी की जा रही है इदारों को, हुकूमतों को कि वो क्लियर करवाएं। शायद साहब, एक तो ये क्या वाकई कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ? जी, 2018 में जैसे कि वकील साहब कह रहे हैं कि ये ऑर्डर जारी हुआ था, वही ऑर्डर है और उसी केस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठता है। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करती है कि उस ऑर्डर पे अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। ऑर्डर हो चुका है, ये और बात है। कहीं जो है ट्रैक से 50 फुट दोनों तरफ 50 फुट क्लियर करना था, कहीं 100 फुट क्लियर करना था। ये जो डिमार्केशन है कि क्लियर कहाँ करना है, ये छोड़ दी गई है रेलवे के हुकाम पे कि वो जिसके साथ लेन देन करें और जिसके साथ ना करें। इस पे बैठ के मेरे ख्याल में किसी को भी जाना चाहिए कि ये डिमार्केशन होनी चाहिए कि रेलवे लाइन के दोनों तरफ कहाँ तक ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये अब सिर्फ 8 किलोमीटर है जिस पे कहा जा रहा है कि ये अच्छा, आपने अभी ये बात की सिटी स्टेशन से लेकर तो काला पुल तक जो है तजावुज़ात है वो सबसे मुश्किल काम है, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं ये पाकिस्तान रेलवे के बिठाए हुए लोग हैं और कुछ लोग जो हैं वो रेंट देते हैं, कुछ लोगों को ज़मीनें अलाट कर दी गई हैं। सर, वो सारे मुआहदे ख़त्म कर देगा पाकिस्तान रेलवे? जी बिल्कुल, उनको ख़त्म करना पड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो लैंड एजेंसी नहीं है, वो किसी को ज़मीन नहीं दे सकती है, ना ही किसी को वो जो ज़मीन उसको इस मकसद के लिए दी गई है वो दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है। जो अगर उसने दिए हैं वो गैर कानूनी हैं। लेकिन कंपनसेशन में तमाम मुतासरीन आएंगे, कंपनसेशन में टाइम लगेगा, मुतासरीन की बहाली में टाइम लगेगा और ये एक बड़ा मसला रहेगा। सही। तो शायद साहब, इसमें असल जो सवाल ये होता है कि ये जैसे ये बिल्डिंग गिराई गई है, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं उनमें वाटर बोर्ड ने पानी दे दिया, के इलेक्ट्रिक ने बिजली दे दी, वहाँ जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसने पास कर लिए नक्शे, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई, वहाँ इवन सड़कें भी बन गई उन इलाकों के अंदर।
तो उन अफसरान को, उन महकमों को कोई नहीं अब पूछेगा कि आपने ये कैसे दिया, सिर्फ आएंगे लोगों के घर गिराएंगे और चले जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बुनियादी सवाल है कि बुनियादी तौर पर वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं जो वो वहाँ बैठे हैं, या जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो लगाई है, वो कसूरवार नहीं है। कसूरवार वो इदारे हैं, वो अफसरान हैं जिन्होंने ये किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इन इदारों को भी का भी एहतसाब होगा, बिल्कुल, और अदालतों में जिम्मेदारी का तयन भी किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़िम्मेदारों का तयन होना, उनको पकड़े जाना, क्योंकि आज ये मामला है तो कल इससे पहले चाइना कटिंग और फलां कटिंग के बाद अब ये पूरी की पूरी कराची सर्कुलर का मामला है। अगर आज ये ज़िम्मेदार नहीं पकड़े गए तो कल को कोई और मामला भी ऐसे ही उठ सकता है। बहुत शुक्रिया शाहिद जतोई साहब। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।